नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्मापणा मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर वहाँ से अपनी पसंद की वस्तुएं क्रय करें। बात करेंगे एक बार पुनः बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश में अब आरंभ हो चुका है आपस का घमासान। ऐसा नहीं है कि घमासान पहले नहीं हो रहा था, लेकिन घमासान में बहुत सारी ताकतें शामिल थी और उनके जो टारगेट थे वो मुख्यतः हिंदू थे या अवामी लीग वाले थे। और इस तरह की प्रक्रिया तभी से चल रही थी जब से 2023 में इनका सत्ता पलट हुआ था। इसी तरह का एक सत्ता पलट पिछले वर्ष अगस्त सितंबर में हमें नेपाल में भी देखने को मिला। दोनों को कहा गया कि साहब कि ये जेन जी रेवोल्यूशंस हैं, लेकिन जेन जी रेवोल्यूशन होने के बाद में आप देखेंगे कि बांग्लादेश की ट्रैजेक्टरी बिल्कुल अलग जा रही है, नेपाल की बिल्कुल अलग जा रही है। इसका थोड़ा सा हम विश्लेषण करेंगे। तो पहले बांग्लादेश में बीएनपी पार्टी, जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, यानी खालिदा ज़िया की, ज़ियाउर रहमान की बेगम हुआ करती थी वो। ज़ियाउर रहमान की अगर हिस्ट्री देखें तो ज़ियाउर रहमान वैसे 1971 के समय के एक ऐसे फ़ौजी थे जिन्होंने विद्रोह किया था अपनी ही आर्मी से, क्योंकि वह पाकिस्तान आर्मी के पार्ट थे और चिटगांव में तैनात थे एज मेजर। और उन्होंने अपनी ही पार्टी से विद्रोह करके और चटगांव का जो क्षेत्र मिलता हुआ है म्यांमार में, वहाँ जाके और वहाँ से गेरिल्ला युद्ध इत्यादि किया था। तो उनको भी लोग मानते हैं कि साहब कि उनका भी कुछ रोल था, जो उनका मुक्ति संग्राम था उसमें। शेख मुजीबुर रहमान के बारे में तो जानते ही हैं। तो ये शेख मुजीबुर रहमान और ज़ियाउर रहमान, ये दोनों रहमान जो हैं ये दो धुरी बन गए। इनकी दो पार्टियां बन गई बाद में कालांतर में, और दो पार्टियां बन के फिर ये आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे। दोनों ही के मिजाज में तलखी थी, दोनों ही के मिजाज में जो इस्लामी किसी भी आपके इस्लामी निज़ाम में होता है कि बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता के प्रति या बहुत ज़्यादा जिसको हम बोलते हैं प्रजातंत्र के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं थी। जब भी दोनों को मौका मिलता था तो दोनों ही अपने हिसाब से करप्शन, भ्रष्टाचार इत्यादि कर लेते थे। लेकिन ये ज़रूर था कि हसीना जो थी वो जो मुक्ति संग्राम था और उसमें जो पाकिस्तान के विरोध की बात थी उस पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी। वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से समझौता नहीं कर सकती थी और इसलिए भारत के प्रति उनकी एक सहृदयता भी थी। भारत के प्रति उनका एक ग्रैटिट्यूड जिसको कहते हैं, एक ये भावना कि भारत ने उपकार किया है, ये उनके एक चरित्र में थी और इसलिए वो भारत के लिए ठीक थी। और दूसरी बात, वो बहुत प्रैक्टिकल थी इस मामले में, कम से कम कि उनको पता था कि उनका जो कुछ भी, उनकी जो प्रगति होनी है, और उनको पता था कि उनका जो देश है वो इतना गरीब है, गुर्बत से इतना ग्रस्त है कि भारत की सहायता के बिना, भारत से व्यापार के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो उस लाइन पे चलती थी और इसलिए भारत के लिए पूरी तरह से वो मैं कहूँ कि मुफीद थी, भारत के लिए हितकर थी। दूसरी तरफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसकी समस्या ये थी कि उसको रूरल बंगाल में बहुत अधिक समर्थन था नहीं, और रूरल बंगाल में समर्थन नहीं होने के कारण जो जिहादी तत्व थे, जो जमात इस्लामी थी, जो जमात इस्लामी ने पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलके जो ज्यादतियाँ की थी, उसके साथ में उसको समझौता करना पड़ता था। तो जमात इस्लामी का फिर एजेंडा भी चलता था, तो उसमें भारत विरोध मुख्य रूप से सम्मिलित था। आज स्थिति बिल्कुल उलट पलट हो गई है, और उलट पलट होने का कारण भी ये भाई लोग ही हैं जो इन्होंने अवामी लीग को जब बाहर कर दिया, तो अवामी लीग को आपने चुनाव से बाहर कर दिया, तो अब बीएनपी एक पोल बन गई
और कल एनसीपी और जमात इस्लामी में समझौता हो गया। एनसीपी मतलब जो यूनुस ने स्टूडेंट लीडर्स की पार्टी बनवाई थी, नेशनल सिटीजन्स पार्टी, नाहिद इस्लाम वाली, तो ये जो पार्टी है, नाहिद इस्लाम जो थे वो माने जाते थे कि साहब की वो जो रेवोल्यूशन था उसके आर्किटेक्ट हैं, जुलाई रेवोल्यूशन के। तो उस जुलाई रेवोल्यूशन के आर्किटेक्ट नाहिद इस्लाम ने समझौता कर लिया जमात इस्लामी से। तो जमात इस्लामी को एक पार्टी मिल गई अलायंस करने के लिए, क्योंकि उसको भी पता है कि कितना भी हो जाए उसके पास उसको लोग वोट नहीं देंगे। जो बिल्कुल कट्टरपंथी हैं 10-15%, उससे ज़्यादा लोग उसको वोट नहीं देंगे, तो उसको भी एक मेन स्ट्रीम पार्टी चाहिए। लेकिन एनसीपी में बवाल हो गया। एनसीपी में बहुत सारे लोगों ने पार्टी छोड़ दी और अब जो झगड़ा हो रहा है वो विद इन एनसीपी हो रहा है और बीएनपी वर्सेस जमात इस्लामी ये हो रहा है। अब इसमें दो संभावनाएं हैं, जिसमें पहली संभावना जो है वो अधिक गुरुतर है। वो संभावना ये है कि दोनों में कंपटीशन होगा कि कौन ज़्यादा इस्लामी है। अब जब कौन ज़्यादा इस्लामी है इसके कुछ एविडेंस भी सामने आने लगे हैं। लेकिन तारिक रहमान जो है वो रहा है 17 साल यूके में और 5 साल उसने सत्ता चलाई है। खालिदा जिया तो केवल फिगर हेड थी, लेकिन सत्ता पीछे से यही चलाता था। और उस समय जो है इसने भारत विरोधी कार्य करके भी देख लिया, जमात इस्लामी के साथ कार्य करके भी देख लिया, और इसको ये पता है कि यदि बांग्लादेश को वाकई चलाना है तो किस तरह से चलेगा। तो बीएनपी जो है वो आप कह सकते हैं कि छोटा सांप है, और जो दूसरी पार्टी बनी है एनसीपी और जमात इस्लामी वाली, वो बड़ा सांप है। ये अधिक दिनों तक चलेगा नहीं, क्योंकि जो इनका जो हृदय धड़कता है और जो इनकी जो इम्पल्स है बांग्लादेशियों की, वो बेसिकली अवामी लीग वाली है। क्योंकि अवामी लीग वाली जो इम्पल्स है तो वो भी 30-40% लोग हैं। 30-40% लोगों को आप आउट कर दीजिए तो वो भी चलेगा नहीं। तो इसलिए ये भी मुझे लगता है कि ये चुनाव होने के बाद भी स्थितियां सुधरने वाली नहीं है। स्थितियां इसी तरह से चलेंगी। लॉन्ग टर्म में भारत को तैयार रहना चाहिए कि ये स्थिति जो है इनकी, ये सीरिया जैसी होने वाली है। इसमें अलग अलग ग्रुप्स होंगे, वो अलग अलग ग्रुप्स जो है वो एक दूसरे की मार काट करेंगे, और इसमें सब में जो माइनॉरिटीज़ हैं, विशेषकर जो हिंदू हैं, उनकी स्थितियां ख़राब से और भी ज़्यादा ख़राब होती जाएंगी। तो इसके लिए भारत को अब लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी सोचनी पड़ेगी, और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में ये तो निश्चित है कि जो ये चिकन नेक वाला है इसको तो ठीक करना ही पड़ेगा। कुछ एरिया निकालना पड़ेगा, हिंदुओं को उसमें बाहर ला के और उस क्षेत्रों में बसाना पड़ेगा, जिससे ये भी नहीं हो कि साहब हम उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, वो भी नहीं हो। उनके जो ग्रुप्स हैं वही आके और इसी तरह से करे, अवामी लीग वाले करे, या फिर जो हिंदू माइनॉरिटीज़ है या शांति वाहिनी टाइप की जो आपके चिटगांव हिल ट्रैक्स में जो एक्टिव है, वो चिटगांव हिल ट्रैक्ट को आप इंडिपेंडेंट करा लीजिए और इधर वो करने दीजिए। दूसरी तरफ आप नेपाल का देख लीजिए। नेपाल में सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। मार्च में चुनाव होने, लेकिन मार्च में चुनाव जो है वो भी पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। जिस पार्टी को हटाया गया था वो पार्टी भी चुनाव में भाग लेगी। कम्युनिस्ट पार्टी वाले जो है वो सब मिलके एक हो गए, और वो सब मिलके एक होने के बाद में वो चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी तरफ नेपाली कांग्रेस पुरानी पार्टी है ही, और फिर एक राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है, वो बालेन शाह जो मेयर है काठमांडू के, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। तो ये पूरा का पूरा जो है वो एक स्वस्थ चुनाव होगा। दोनों में ये अंतर क्यों है? बिल्कुल सीधी सी बात है, लोगों को पसंद आए तो आए, नहीं पसंद आए तो नहीं आए। यही हिंदू और इस्लामिक डीएनए का अंतर है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र में प्रजातंत्र एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक नेचुरल इम्पल्स है। इस्लाम में प्रजातंत्र एक नेचुरल इम्पल्स नहीं है, एक ये कह सकते हैं कि एक ग्लोबल मजबूरी है, ग्लोबल कंपल्शन है, इससे अधिक कुछ नहीं है। और उनका इम्पल्स जो है वो वायलेंस है, और वो अंततः कैलिफेट बनाना चाहते हैं वो, इसलिए वहाँ वायलेंस समाप्त नहीं होगा। नेपाल में जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं वो नेपाल को अपना
राष्ट्र और राष्ट्र का आपको पता है कि हिंदू धर्म में राष्ट्र को माता की तरह पूजा जाता है और कोई उसमें उम्मत जैसी या कोई ट्रांसनेशनल एफिलिएशंस जो है वो कोई ऐसी होती नहीं है। तो नेपाल में शांति बनेगी, नेपाल में एक राष्ट्रवादी ताकतें जो है वो और मुखर होंगी, वे आगे बढ़ेंगी, वे आगे बढ़ के नेपाल को और समृद्ध करेंगी, भारत के साथ में स्थितियां सामान्य करेंगी और आगे बढ़ेंगी। बांग्लादेश में इसका ठीक उल्टा होगा और ये उल्टा मुझे लगता है ये तब तक होता रहेगा जब तक कि बांग्लादेश खंड खंड ना हो जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के खंड खंड होने से पहले ये बांग्लादेश खंड खंड होगा, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी पाकिस्तान आर्मी के रूप में एक स्टेबलाइजिंग फोर्स है, बांग्लादेश आर्मी तो बिल्कुल नाकारा है, उसके बस का कुछ नहीं है, वो खुद में भी बटी हुई है। और वक़ारुज़्ज़मा जो इस समय वहाँ के आर्मी चीफ है वो बिल्कुल लुंज पुंज दिखते हैं। वो रिश्तेदार थे शेख हसीना के और शेख हसीना को बचा नहीं पाए और उनको कहा कि भाई आप चली जाइए, तो इनके किए कुछ होना नहीं है। इसलिए बांग्लादेश अब खंड खंड होगा और वो हो सकता है कि भाई ये जो अलग अलग पार्टियां हैं वो अपने अलग अलग क्षेत्र बना लें और सीरिया की तरह या लेबनान की तरह यहाँ पर एक लगातार एक लंबा संघर्ष होता रहे। इसलिए भारत को अपना बफर जोन बना के यहाँ पर रखना ही पड़ेगा, जैसे हमने एक अपने टॉक में डिस्कस भी किया था। भारत को यहाँ पर एक अलग से बफर जोन बना के और कुछ क्षेत्रों को यहाँ से निकाल के और उसमें हिंदुओं को शिफ्ट करके ये करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।